चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से हेक्सागोन QRSANOQ का एरिया पूछा गया है। मैंने पहले से ही उस हेक्सागोन को अपने फिगर में मार्क कर दिया है। इसके एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्वेश्चन में दिए गए जो दो स्क्वायर्स हैं उसके एरिया में से अगर इस रीजन का एरिया हम लोग घटा लें तो हम लोगों को हेक्सागोन का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों स्क्वायर के एरिया को लिख लेते हैं। एरिया of two squares इज इक्वल टू, दोनों स्क्वायर का साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये हम लोगों को 128 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। अब इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग A को Q से मिला लेते हैं। A को Q से अगर हम लोग मिला लेंगे तो अब हम लोगों को यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोगों को बेस AP जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर दिख रही है। क्यों 4 सेंटीमीटर के बराबर है? क्योंकि A मिड पॉइंट है PS का और A मिड पॉइंट है MN का और साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसकी वजह से हम लोग AP को लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर और AM को भी हम लोग लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। उसी तरह से हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल AMQ जो है वो भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। बेस 4 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। अब हेक्सागोन का एरिया लिखने के लिए हम लोग दोनों स्क्वायर्स के एरिया में से इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को घटा लें तो हम लोगों को इस हेक्सागोन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन QRSANOQ इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लोगों को मिल जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x के वैल्यू को निकालने के लिए सोचते हैं। ट्रायंगल ABR पे अगर हम लोग गौर करें तो इसमें AB और BR की लंबाई इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल ABR एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जा रहा है और एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 29 डिग्री है तो ये एंगल भी 29 डिग्री का हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग ट्रायंगल ABR में गौर करें तो x एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इससे हम लोगों को x का वैल्यू 29 डिग्री प्लस 29 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। चलिए x निकाल लिए। अब y के बारे में हम लोग सोचते हैं। y निकालने के लिए क्वेश्चन में दिए गए एक और इन्फॉर्मेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि PQ और RS ये पैरेलल लाइंस हैं और तब S एंगल SRP और एंगल QPR ये को इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस बात का इस्तेमाल करके हम लोग एंगल Y निकाल सकते हैं। तो Y का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 29 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री।
यानी कि ये वैल्यू हम लोगों को 69 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। तो y का वैल्यू 69 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब z निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल RBD पे गौर करते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल हमको पता है 50 डिग्री के बराबर है, x हम लोग निकाल चुके हैं, ये 58 डिग्री के बराबर है। तो ये बचा हुआ तीसरा एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। तब ये 50 और 58 108 यानी कि ये 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और फिर लीनियर पेयर से हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं और ये एंगल 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ट्रायंगल BQDC में अगर हम लोग देखें तो इसमें ये एंगल 108 डिग्री है और ये एंगल अगर हम लोग देखें तो ये 32 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि RS और PQ पैरेलल लाइंस हैं, RQ ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं और ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब ट्रायंगल QDC में हम लोगों को दो एंगल्स पता है, तो ये तीसरा एंगल Z हम लोग निकाल सकते हैं। तो Z का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री प्लस 32 डिग्री, यानी कि ये हम लोगों को 40 डिग्री आंसर दे देगा। तो x, y और z का वैल्यू ये होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से वाटर और मिल्क के बीच का रेशियो पूछा गया है। हम मान लेते हैं कि x लीटर वाटर में y लीटर मिल्क मिलाया गया है और इस क्वेश्चन में 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट प्राइस दिया गया है। CP ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू रुपीज 6.40। तो CP ऑफ y लीटर मिल्क हो जाएगा इज इक्वल टू रुपीज 6.40 y। अब डेयरी मैन ने x लीटर पानी y लीटर मिल्क में मिला दिया है, उसके पास टोटल क्वांटिटी हो गई है x प्लस y लीटर और उसको वो 8 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ x प्लस y लीटर मिल्क इज इक्वल टू x प्लस y इंटू 8 इज इक्वल टू 8x प्लस 8y। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि डेयरी मैन ने 37.5% का प्रॉफिट किया है, यानी कि हम लोग प्रॉफिट लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 8x प्लस 8y माइनस कॉस्ट प्राइस है 6.40y। इससे हम लोगों को मिल जाएगा 8x प्लस 1.6y। अब प्रॉफिट निकल गया, तो प्रॉफिट परसेंट लिखने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। इस फॉर्मूला में सारे डेटा को हम लोग पुट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 37.5% का, प्रॉफिट हुआ है 8x प्लस 1.6y का और कॉस्ट प्राइस है 6.40y। और परसेंट में लिखने के लिए इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हम लोगों को मिल जाएगा 240y इज इक्वल टू 100 इंटू 8 800x प्लस 100 इंटू 1.6y ये 160y हम लोगों को मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, y को एक बगल लेकर के आएंगे हम लोग, तो ये हम लोगों को 240 माइनस 160y 80y मिल जाएगा इज इक्वल टू 800x। y को इधर भेजते हैं RHS में और 800 को LHS में भेजते हैं। तो दिस implies that 80 बाई 800 इज इक्वल टू x बाई y। इसको काटेंगे हम लोग तो ये 10 ये 1, यानी कि पानी और दूध के बीच का जो रेशियो है वो 1:10
10 के का मिल जाएगा हम लोगों को, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमको इन चारों फ्रैक्शंस को सम करना है, और अगर हम लोग कन्वेंशनल तरीके से एलसीएम लेकर अगर इनको जोड़ने चले तो ये कैलकुलेशन बहुत ही लंबा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट है, अगर आप मैथमेटिकली ऑब्जर्व कर पाएँ तो आप पाएंगे कि 15 जो होता है ना वो 3 × 5 होता है, और 35 जो होता है वो 5 × 7 होता है, 63 7 × 9 के बराबर होता है, और 99 9 × 11 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन फ्रैक्शंस को स्प्लिट करने में हम करने वाले हैं। देखिए 2/15 को हम लिख देना चाहते हैं 1/3 - 1/5। चेक करके देख लीजिए, 5 - 3 यानी कि न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 15 आ जाएगा। अगला वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 - 1/7। चेक करके देख लीजिए, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 35 आने वाला है। और सिमिलर लॉजिक को लगाते हुए 2/63 को हम लिख रहे हैं 1/7 - 1/9, और 2/99 को हम लिख रहे हैं 1/9 - 1/11। और फिर हमको एक बहुत ही शानदार पैटर्न मिल रहा है, ये टर्म्स कैंसल आउट होते चले जा रहे हैं और पहला और आखिरी टर्म ही सर्वाइव करेंगे, और इसकी वैल्यू निकल कर आने वाली है 1/3 - 1/11। अभी 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 11 × 3 33 होने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक का हमको इस्तेमाल करना है। इन सब के डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ अंतर है, और ज़्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा का अंतर है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो ना, पहले वाले फ्रैक्शन को देखा जाए। अगर हम लोग पहले वाले फ्रैक्शन को देखते हैं तो 1 - a है, 1 - b है, 1 - c है, लेकिन 1 - d नहीं है। वैसे ही इसमें 1 - a नहीं है, 1 - b यहाँ नहीं है, और 1 - c यहाँ नहीं है। तो जो मेरा विचार है वो ये है कि अगर इस वाले फ्रैक्शन को हमने 1 - d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही इस वाले फ्रैक्शन को 1 - a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले फ्रैक्शन को 1 - b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले फ्रैक्शन को 1 - c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और उनको जोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले फ्रैक्शन को हमने 1 - d से ऊपर मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी करेंगे तो ये आएगा 1 - a × 1 - b × 1 - c × 1 - d। दूसरे फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 - a से ऊपर नीचे, तो 1 - a से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा, और डिनोमिनेटर इसका भी 1 - a 1 - b 1 - c 1 - d हो जाएगा। तीसरे फ्रैक्शन को हम लोग 1 - b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर 1 - b और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - a 1 - b 1 - c 1 - d। और सिमिलरली चौथे फ्रैक्शन को हमने 1 - c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 - c और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - a 1 - b 1 - c 1 - d। अब चारों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर लेकर इनके न्यूमरेटर्स को बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा 1 - a 1 - b 1 - c 1 - d हुआ, और देखिए न्यूमरेटर्स को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 1 1 1 1 4 बार, तो वो हो जाने वाला है 4। माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ मिलेगा a, यहाँ मिलेगा b, यहाँ मिलेगा c, और यहाँ मिलेगा d। तो a + b + c + d हमें मिला। अभी 4 और a + b + c + d की वैल्यू 4 है, तो 4 - 4 न्यूमरेटर 0 हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 के बराबर हो गया।